तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग इतिहास, जिसमें हम लोग सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि सबसे पहले टॉपिक्स के यानी जो चैप्टर है चैप्टर के सारे टॉपिक्स को समझना। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है देन उसी के बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, यानी एक ही वीडियो के अंदर आपको उसके चैप्टर के कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखने वाला है, कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अच्छी तरीके से इनको देखना है और इनके सारे एमसीक्यूज को अगर आपको करना है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो सिलेबस है वो रिक्वायर्ड होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर है। आप अच्छी तरीके से इनको देख सकते हैं और यूनिट वाइज चीजों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बेहतर से बेहतरीन जो स्कोर है एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करना है ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इतिहास में तिथियों का महत्व, यानी इतिहास के अंदर जो डेट होते हैं, डेट का आखिर महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास में तिथियां यानी डेट्स महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि उनसे हमें घटनाओं का सही क्रम यानी सीक्वेंस समझने में मदद मिलती है। यानी इतिहास में क्या होता है, जो भी आपके डेट होते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे हमें क्या होता है, जो भी घटनाएं होती हैं इतिहास के अंदर उनका एक सीक्वेंस जो होता है, उन सीक्वेंस को समझने में उससे क्या होती है, हमें मदद मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, 1498 यानी 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत पहुंचे थे। यानी 1498 में वास्को डिगामा क्या हुए थे, भारत पहुंचे थे। 1857 में इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह है वो इसी दौरान हुआ था। और भारत को स्वतंत्रता यानी हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 में हुआ था। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। आप देख रहे हैं कि चीजें सीक्वेंस में है, पहले आपका 1498, फिर 1875, 57 एंड उसके बाद 1947। तो ये एक सीक्वेंस में काम हो रहा है चीज। ठीक है ना। फिलहाल इसको हम डीप में समझेंगे तो घबराना नहीं है, आप इन चीजों को अच्छी तरीके से देखते चलिए। लेकिन केवल तिथियां याद रख करना ही इतिहास नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में क्या परिवर्तन हुए। समझिए, यानी इतिहास के अंदर मान लीजिए इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर केवल हमें डेट का याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यह भी जानना जरूरी है कि तब के समय में समाज हमारा कैसा था, अब के समय में समाज हमारा कैसा है। पहले अर्थव्यवस्था क्या था, आज के दौर पे अर्थव्यवस्था क्या है, पहले किस तरीके की संस्कृति कुछ जो चीजें हैं वो होती थी और आज के दौर में वो चीजें कैसी हो रही है, इन पर भी हमारा जो ध्यान है वो होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए, अब आता है इतिहास को कैसे समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस इतिहास समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। यानी जो भी आपके इतिहासकार होते हैं वो इतिहास को समझने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अब वो रिसोर्स क्या है भाई, सबसे पहला आपका है सरकारी अभिलेख यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या होता है, जो भी पुरानी चीजें होती है उनको एक पेपर के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में आपने देखा होगा। दूसरा सोर्स है कि पत्र पत्रिकाएं, यानी बहुत सारे लेटर्स होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, डायरी होता है। आपको पता है कि पुराने जमाने के लोग डायरी बहुत बेहतर लिखा करते थे, आज के जमाने में भी लिखते हैं लेकिन उस तरीके की नहीं जब पहले लिखा करते थे लोग। ठीक है, पत्र लेटर्स की हम बात करें, पुस्तकें हैं, पुस्तकें भी इतिहास के स्रोत में काम आते हैं। चित्र और नक्शे, बहुत सारे चित्र और नक्शे जो है वो इतिहास को समझने में मदद करते हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के समय हर घटना को लिखकर सुरक्षित रखा जाता था। यानी जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे देश पे तो उस कंडीशन में क्या था, उस समय जो भी घटनाएं हो रही थी वो क्या कर रहे थे, वो लिख के उन चीजों को सुरक्षित रख रहे थे। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि बेहतर थी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है ब्रिटिश सरकार और रिकॉर्ड, यानी ब्रिटिश सरकार और रिकॉर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि हर घटना को लिख कर रखना चाहिए। यानी जो अंग्रेजी सरकार थी उनका ये मानना था कि जो भी घटना हो रही है उनको क्या करना चाहिए, हमें लिख के रखनी चाहिए। इसलिए उन्हें कई कार्यालय बनाए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कार्यालय बनाए थे इसलिए जहां पे सारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखते थे। यानी उन्होंने बहुत सारे ऑफिसेस क्रिएट किए थे, बनवाया था ऑफिसों को, जहां पे वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उन डॉक्यूमेंट को रखा जाता था, संभाल के उनको सुरक्षित रखा जाता था। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया या ब्रिटिश शासन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित है। यानी यहाँ पे क्या है, जो आपका नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे जो भी ब्रिटिश शासन है उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा आता है सर्वेक्षण, सर्वे। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने
भारत को समझने के लिए कई सर्वे कराए। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया, भारत को यानी इंडिया को समझने के लिए, मान लीजिए किसी भी चीज पे अगर हमें राज करना है तो उनका मनसा क्या था, राज करना था हमारे देश पे। तो राज करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्वे कराया, क्योंकि सर्वे से बहुत सारी चीजें पता लगेगी उनको। वो क्या होंगे, सर्वे का मुख्य स्रोत है भूमि का सर्वे कराना, यानी मिट्टी किस प्रकार का है, कौन कौन से फसलें उस पर उगाई जाती हैं, जनगणना कितने लोग हैं, रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में कितने लोग रह रहे हैं, वन सर्वे यानी वन कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे का क्या रेशियो है, नक्शा बनाना, ये सारी चीजें उनके अंदर शामिल था जो कि वो करना चाहते थे, ताकि वो अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए और उन पर जो नियंत्रण है वो कर पाए। सबसे पहले यहाँ पे 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी और 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। यानी अनियमित जनगणना तो 1872 में हुआ था, लेकिन पहली जो नियमित जनगणना थी वो 1881 में हुई थी। क्लियर हुआ? चलिए, अब हमारा आता है इतिहास में समय का विभाजन, यानी इतिहास में आखिर टाइम को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, यानी जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है भाई? जेम्स मिल ने बांटा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक टर्म आता है जेम्स मिल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जेम्स मिल कभी भारत आया नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसके इतिहास को 3 भाग में बांट दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है यहाँ पे। 3 काल किन किन चीजों में उन्होंने डिवाइड किया था, पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। यानी इन्होंने, जो जेम्स मिल थे, इन्होंने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन आज के इतिहासकार इस विभाजन को सही नहीं मानते, क्योंकि समाज में बदलाव केवल धर्म के आधार पर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई। यानी पुराने जो इतिहासकार, ये जेम्स मिल क्या है, पुराने जमाने के इतिहासकार थे, इन्होंने उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिफाइन किया। लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के जो इतिहासकार हैं वो केवल धर्म को आधार नहीं मानते। उनका मानना यह है कि धर्म के अलावा भी बहुत सारे आधार होते हैं जिनके अनुसार जो हम इतिहास है उनको बांट सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हमारा अगला है औपनिवेशिक काल, यानी कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, ये क्या होता है? कह रहा है कि जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है तो उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। मान लीजिए हमारे देश पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, है कि नहीं? होता है, बहुत सारे युद्ध होते हैं जिससे एक देश का जो नेतृत्व है दूसरा देश संभाल लेता है, तो एक दूसरे देश पे क्या करते हैं, शासन करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक शासन कहते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक शासन कहा जाता है, यानी ब्रिटिश शासन जब था उसी को क्या कहा जाता था, भारत के अंदर औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। ठीक है ना? इस समय भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन में कई बदलाव हुए। यानी जब ब्रिटिश आए थे तो इस समय हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हमारी जो समाज थी, हमारा जो अर्थव्यवस्था था, हमारे जो प्रशासन थे, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए थे। क्लियर हुआ? अब इतिहास लिखने के नए स्रोत, यानी आज के दौर पर नए स्रोत क्या है? इतिहासकार अब केवल सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं रहते, यानी जो भी इतिहासकार हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, वो केवल सरकारी दस्तावेजों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इन स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे लोकगीत, लोकगीत होता है ना, बहुत सारे लोकगीत होते हैं, चित्रकला, पेंटिंग के माध्यम से भी, यात्रा वृतांत या फिर जन्म स्मृति, ये सारी चीजें इतिहासकार को कहीं ना कहीं इतिहास को समझने में मदद करती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इतिहास केवल तिथियों का अध्ययन नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, हमें पूरे डीप में चीजों को जानना होता है। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है। आपको पता है कौन कौन स्रोत हमने डिस्कस कर ही लिया है। ब्रिटिश शासन में रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू हुई, यानी जो रिकॉर्ड थे उनको रखने की परंपरा कब शुरू हुई? ब्रिटिश शासन के दौरान ही वो चीज है जो वो क्या हुई, शुरू हुई। और भारत का इतिहास पहले 3 काल में बांटा गया, लेकिन आज इसे सही नहीं माना जाता। यानी जो 3 काल था हमारा, हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश था, उसमें बांटा गया था, लेकिन आज के दौर पे वो चीजें सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये हमारा पहला चैप्टर का पूरा कंसेप्ट था। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे। अब पॉइंट ये है कि एमसीक्यू में मैंने पहले ही आंसर आपको लिख दिया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना होगी। आप बेहतर तरीके से कम समय में सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आंसर को मैंने पहले से अटैच किया हुआ है। ठीक है ना? और अगर आपका इसका आंसर पता है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो बस एक बार देख लेना है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग चलेंगे और सारी चीजों को सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे, तो सीक्वेंस में आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन, इतिहास में तिथियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इतिहास से घटनाओं के क्रम को समझने के लिए जो है इतिहास के तिथियों का जो उपयोग है वो किया जाता है, ताकि हमें पता लगे कि चीजें किस तरीके से हुई हैं। जैसे हमारा वास्को डी गामा थे, फिर 1857 की क्रांति हुई थी, फिर हमारा देश आजाद हुआ था। ये आपका क्या एक सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1498 में भारत कौन पहुंचा था भाई? हमने डिस्कस किया है, वास्को डी गामा पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
भारत का इतिहास 3 भागों में किसने बांटा था? जेम्स मिल ने बांटा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं? अगला हमारा आता है जेम्स मिल ने इतिहास को कितने कालों में बांटा था? 3 कालों में बांटा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन कालों में बांटा था? तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों का शासन किस प्रकार का था, यानी किस टाइप का अंग्रेज शासन कर रहे थे? तो ये एक औपनिवेशिक शासन कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? औपनिवेशिक शासन का अर्थ क्या है? मैंने बताया आपको जब मैं अभी डिस्कस कर रहा था, तो एक देश का जो दूसरे देश पर शासन करने लगता है, तो यही आपका क्या कहलाता है? औपनिवेशिक शासन कहलाता है, ठीक है ना? अगला हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में रिकॉर्ड क्यों रखे जाते थे, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान आखिर रिकॉर्ड को क्यों रखा जाता था? तो ये शासन को व्यवस्थित करने के लिए वो रिकॉर्ड को रखते थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं? तो आपको पता है कि वो कार्यालय के अंदर सुरक्षित रखे जाते हैं, स्कूल के अंदर तो सुरक्षित रखे नहीं जाएंगे, बाजार के अंदर इन सारी चीजों की जगहों पे तो सुरक्षित थोड़ी रखे जाते हैं। यहाँ पे कार्यालय उसके बने होते हैं, दफ्तर बने होते हैं, जहाँ पे उनके कागजात को जो है वो संभाल के रखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को समझने के लिए क्या किया? तो उन्होंने सबसे पहले सर्वेक्षण कराया, सर्वे कराया, है कि नहीं? जो कि मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई, मैंने ये भी बताया था आपको, जो कि एक कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में नहीं थी, लेकिन 1881 में फिर से वो सिस्टमेटिक वे में हुई, जहां पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। यहाँ पे आपका 1872 है, यहाँ पे 1881 है। जनगणना का अर्थ क्या है? जनगणना का अर्थ है लोगों की गिनती करना, ऑप्शन नंबर बी, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए क्या उपयोग करते थे? ये आपके डायरी का भी उपयोग करते थे, पत्र का भी उपयोग करते थे और दस्तावेज का भी उपयोग करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास में परिवर्तन किसमें होता है, यानी इतिहास में जो परिवर्तन है वो किसमें होता है? तो वो समाज में भी होता है परिवर्तन, आपकी अर्थव्यवस्था में, आपके संस्कृति में, यानी सभी में, यानी उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किसका सर्वे कराया? तो ब्रिटिश सरकार ने भूमि का भी सर्वे कराया, वन का भी कराया और जनसंख्या का भी कराया, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इतिहासकार किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? इतिहासकार जो है वो सरकारी रिकॉर्ड का भी उपयोग करते हैं, वो पत्र का भी उपयोग करते हैं, वो डायरी का भी उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का अध्ययन किस बारे में होता है? इतिहास का अध्ययन समाज में परिवर्तन के बारे में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इतिहासकार चित्र को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, दस्तावेज को भी मानते हैं और नक्शे को भी मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में भारत पर किसका शासन था? तो औपनिवेशिक काल में जो भारत था उस पर ब्रिटेन का शासन था, यानी ब्रिटिश उस पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार में ने भारत में क्या बनवाया? तो इन्होंने कार्यालय भी बनवाए, सड़कें भी बनवाई, स्कूल भी बनवाया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार क्या समझने का प्रयास करते हैं? तो इतिहासकार जो है वो समाज के बदलाव को समझने का प्रयास करते हैं, वो मौसम को थोड़ी समझते हैं, वो खेल को थोड़ी समझते हैं, संगीत को थोड़ी समझते हैं। इतिहासकार मेनली देखते हैं कि समाज में बदलाव क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सर्वेक्षण का अर्थ मैंने बता ही दिया, जानकारी इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश काल में क्या बनवाया गया? सभी बनवाए गए, यानी आपके नक्शे, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, ये सारी चीजें, ऑप्शन नंबर डी। इतिहास लिखने में कौन मदद करता है? तो इतिहास लिखने में चित्र, पत्र, दस्तावेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? समाज को समझना सिखाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है? घटनाएं, तिथियां, परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। इतिहासकार किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो वो समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, यानी सभी का ये क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भारत का औपनिवेशिक शासक कौन था? ये आपका ब्रिटेन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन में किस पर अधिक ध्यान दिया गया? इस पर जो ब्रिटिश शासन है इस पर रिकॉर्ड रखने पर अधिक ध्यान दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इतिहास में किसका महत्व है? तो इतिहास में तिथियों का भी महत्व है, घटनाओं का भी है, परिवर्तन का भी है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इतिहासकार क्या खोजते हैं? तो इतिहासकार आपके प्रमाण भी खोजते हैं, तथ्य भी खोजते हैं, दस्तावेज भी खोजते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार किसकी मदद से इतिहास लिखते हैं? तो ये आपके
स्रोत की मदद से, यानी जो सोर्सेस होते हैं उनके मदद से लिखते हैं। गीत की मदद से थोड़ी लिख देंगे, वो खेल की मदद से, नाटक की मदद से थोड़ी लिख देंगे। उनके पास एक रिसोर्स होने चाहिए ना, इतिहासकार जो है इतिहास लिखने के लिए। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। स्रोत के प्रकार कौन से हैं? तो ये आपका लिखित भी होता है स्रोत और मौखिक भी होता है, ठीक है। जो लिख के और बोल के होता है वो दोनों होता है। ब्रिटिश शासन में कौन सा काम किया गया? तो इसमें सारे किए गए, सर्वेक्षण भी, नक्शा भी और जनगणना भी। इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो अतीत को समझने के लिए भी, भविष्य बनाने के लिए भी और समाज को समझने के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इतिहास किससे संबंधित है? तो ये आपके अतीत से संबंधित है। वर्तमान तो आपका प्रेजेंट है, फ्यूचर आपका भविष्य है। केवल वर्तमान तो होगा नहीं, तो अतीत से ही रिलेटेड चीजों को समझने के लिए इतिहास मदद करता है। भारत की स्वतंत्रता कब मिली? अब ये तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1947 में। इतिहास में क्या लिखा जाता है? तो इतिहास में आपके सभी यानी घटनाएं भी, परिवर्तन भी और समाज की स्थिति भी। इतिहासकार किसका अध्ययन करते हैं? तो इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो सभी महत्वपूर्ण है आपके। ब्रिटिश सरकार किस पर विश्वास करती थी? तो ब्रिटिश सरकार जो है वो केवल लिखित रिकॉर्ड पर विश्वास करती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो इतिहास हमें सभी चीजों को सिखाता है, समाज को समझना भी, संस्कृति को समझना भी, परिवर्तन को समझना भी। ऑप्शन नंबर डी। इतिहास किसका अध्ययन है? तो इतिहास हमारे अतीत का अध्ययन है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत को समझना। इतिहास में कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? तो सभी होती हैं, घटनाएं, तिथियां, परिवर्तन। इतिहासकार किसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं? तो ये आपके सभी यानी स्रोत, प्रमाण और दस्तावेज सभी के माध्यम से जो है वो आपके निष्कर्ष निकालते हैं। इतिहास किससे जुड़ा है? तो इतिहास आपके समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था तीनों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।